चलो छोड़ दो। सो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन रिलेटेड टू वेरी इंटरेस्टिंग वेरी सिंपल टॉपिक जो डेफिनेटली हर एक एग्जाम में आपको मार्क्स देने वाला है, दैट इज सेमीकंडक्टर। अब लास्ट लेक्चर की बातें अगर याद करेंगे तो हमने ये सेमीकंडक्टर रिलेटेड बहुत सारा पार्ट जो है बेसिक कंसेप्चुअल था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब लेक्चर में बस उसकी जो एप्लीकेशन है वो भी ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने सेमीकंडक्टर का क्या क्या डिस्कस किया है एकदम शॉर्ट में। पहले से हमने देखा कि मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन वेरी लार्ज नंबर, अबंडेंट, तो वो बनेगा कंडक्टर। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रेजेंट ही नहीं है तो वो बनेगा इंसुलेटर। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर है बट मॉडरेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, आहेत काही कामाची नहीं है, तो उसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर, अर्धवट कंडक्टर। फिर हमने देखा कि ये जो सेमीकंडक्टर होता है मोस्टली जिन न्यू एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दे बिहेव्स लाइक ए सेमीकंडक्टर, जिसमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो बाकी है लेकिन उसको अपन प्रैक्टिकली इतना अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज करेंगे और उनका यूज करके हमें क्या करना है, वेरियस डिवाइसेस डेवलप करना है, डिजाइन करना है। आगे हमने देखा था कि ये सेमीकंडक्टर का जो प्रॉब्लम था कि वो प्रैक्टिकली कोई भी कंडक्टिविटी के पर्पस में हमें हेल्प नहीं कर रहे थे। इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, सेमीकंडक्टर के ऊपर एक प्रोसेस कर ली जिसको बोला गया डोपिंग। और इस डोपिंग का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ इंप्योरिटी की प्रोसेस। लेकिन हम सेमीकंडक्टर के ऊपर जो इंप्योरिटी ऐड करेंगे, इंप्योरिटी मतलब कोई भी घर वाला कचरा उठा के थोड़ी डाल देंगे, हम क्या करेंगे, दो स्पेशल टाइप की इंप्योरिटी होगी, एक पी टाइप ऑफ इंप्योरिटी, दूसरी एन टाइप ऑफ इंप्योरिटी, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये डोपिंग के अकॉर्डिंग हमें सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स मिले, एक जिसकी डोपिंग हो चुकी है, जिसकी डोपिंग नहीं की है। जिसकी नहीं की है वो इंट्रिंसिक, नेचुरली अवेलेबल, नॉर्मल स्टेट वाला सेमीकंडक्टर जो प्रैक्टिकली कुछ काम का नहीं है। एंड डोप सेमीकंडक्टर मतलब जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो चुकी है, जिसकी हमने डोपिंग की है, मतलब एक्सटर्नली कुछ ना कुछ मटेरियल वहां पे ऐड किया है जिससे उसकी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी इंप्रूव हो चुकी है एंड वो हमें अब एप्लीकेशंस में, वेरियस एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, वो बनेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद में हमने देखा था अगेन कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम डोपिंग करते थे वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सी इंप्योरिटी वहां पे ऐड कर रहे हैं। अगर हमने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी तो वहां पे होल्स के नंबर बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, यानी इट विल बिहेव लाइक ए पॉजिटिव टाइप, यानी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, सो इट विल बिहेव लाइक नेगेटिव टाइप यानी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ऐसे पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाते कैसे, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। तो पहला डिवाइस हम जो उसके रिलेटेड पढ़ चुके हैं कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के एक वेफर के ऊपर हाफ ऑफ द पोर्शन पी टाइप से, रिमेनिंग हाफ ऑफ द पोर्शन एन टाइप से अगर हम डोप कर देंगे तो वहां पे बनेगा पी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बनेगा, पी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और उसको बोला जाएगा पी एन जंक्शन डायोड, क्योंकि पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल का वहां पे क्या हो रहा है, जंक्शन हो रहा है। तो इस जंक्शन में दो टर्मिनल्स होते हैं, दो क्या बोलते हैं उसको अपन, नोड्स होते हैं, दो एंड होते हैं, इसलिए बोला जाएगा डायोड। और दो कौन से, एक पी टाइप का है, दूसरा एन टाइप का है, तो ये बनेगा पी एन जंक्शन डायोड। तो इस तरह से हमने पी एन जंक्शन डायोड बना दिया। फिर उससे रिलेटेड डिप्लेशन लेयर क्या होती है, बैरल पोटेंशियल क्या है, बायसिंग क्या है, बेस्ड ऑन बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होती है, रिवर्स बायसिंग कैसे होती है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, एंड उसका एप्लीकेशन जो है जिनर डायोड में क्या होता है, ये बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर। आगे बढ़ेंगे जिसमें हम प्रैक्टिकल जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं बाय यूजिंग सेमीकंडक्टर उनसे रिलेटेड डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डिवाइस आएगा दैट इज रेक्टिफायर। नाउ व्हाट इज मीन बाय रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल है, देखो रेक्टिफायर इज ए डिवाइस, rectifier it is a device used to convert AC to DC, AC to DC, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, हमने इलेक्ट्रोडायनामिक सेक्शन के लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे एसी सर्किट, उसमें हमने देखा था कि ईएमआई में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जनरेट होता है, क्रिएट होता है, वो एसी का होता है। लेकिन कभी कभी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करते हैं डीसी के ऊपर,
जैसे कॉमन एग्जांपल है, हमारे बोर्ड में जो सप्लाई आ चुका है वो एसी का है, अल्टरनेटिंग करंट का है, लेकिन मोबाइल में जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो डीसी का चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या लगता है, एक एडेप्टर लगता है, चार्जिंग का गट्टू लगता है, चार्जिंग का बॉक्स लगता है, चार्जर लगता है। जब तक वो स्विच बोर्ड में हम इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, मोबाइल की चार्जिंग नहीं होगी। ऐसे नहीं कि घर में जो दूसरा वायर पड़ा है उसको बोर्ड में इंसर्ट कर दिया, दूसरा इनडायरेक्ट मोबाइल के चार्जर के पिन को कनेक्ट कर दे, चार्जिंग हो गई, ऐसे होगा नहीं। करके देखो क्या होगा, अभी मत करो, लॉकडाउन में दूसरा मोबाइल नहीं मिलेगा, लेक्चर बंद हो जाएंगे आपके। जब लॉकडाउन खुल जाएगा, दुकान चालू हो जाएंगे, यू कैन ट्राई दैट वन, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट एसी से हम बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए हमें अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड ये एसी का डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है रेक्टिफायर। सो व्हाट इज मीन बाय रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इट्स ए स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट में कन्वर्जन करने का काम कौन करता है? ये रेक्टिफायर करता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर मतलब क्या है ये तो समझ में आ गया। अब ये वर्क कैसे करता है ये बातें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड हम दो पार्ट में ये रेक्टिफायर को पढ़ेंगे। पहला वाला आएगा दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब क्या होगा, हाफ आधा ही वेव मिलेगा। कैसे आधा वेव मिलेगा, उसके लिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले क्या होगा, एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होगा, और ये अल्टरनेटिंग करंट में से करंट फ्लो होने के बाद हम उसको इस तरह के एक सर्किट को कनेक्ट करेंगे। और ये सर्किट आपने पहले देखा है, जाना पहचाना है। यहाँ पे क्या होगा, दो कॉइल सेपरेटेड बाय एयर हम रखेंगे, तो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, जैसे यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा वही करंट इस कॉइल में भी इंड्यूस्ड होगा। उस फिनोमिनन को हमने बोला था म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एंड पे एक पीएन जंक्शन डायोड जो है उसको कनेक्ट कर देंगे, एंड यहाँ पे जो है हमें आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट के लिए ये लोड रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, उसको ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये इनपुट वाला ग्राफ है जो एसी के फॉर्म में हम दे रहे हैं, एंड ये आउटपुट वाला ग्राफ है करंट का, जो हमें आउटपुट के फॉर्म में मतलब डीसी के फॉर्म में मिलने वाला है। सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे दो एंड्स कंसीडर करूंगा, ये ए है ये बी है, तो जब ये मतलब वेव यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, एसी ईएमएफ इस कॉइल में इंड्यूस्ड होगा, तो क्या होगा, पहले पॉजिटिव अप साइकिल इस तरह से इंड्यूस्ड हो जाएगी। अब पॉजिटिव अप साइकिल आ गई मतलब ए क्या होगा, पॉजिटिव पे होगा। अब अगर ए पॉजिटिव पे आ गया मतलब बी के पास कौन सा टर्मिनल होगा, बी क्या रहेगा, ये बी बनेगा निगेटिव, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, बी निगेटिव बन जाएगा। अब देखो ए पॉजिटिव बना, हमने यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड प्लेस किया है, ठीक है। ये पी टाइप ऑफ मटेरियल है, ये एन टाइप ऑफ मटेरियल है, सिंबल में हमने देखा था लास्ट पिक्चर में। यानी कि पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल है, एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल है, सो इट विल वर्क एज ए फॉरवर्ड बायस डायोड। एंड जब भी ये फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह वर्क करता है तो हमें आउटपुट मिलेगा, करंट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आई विल गेट आउटपुट फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। बाद में क्या होगा देखो, जब ये साइकिल चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव अप साइकिल थी, अब ये चेंज होके रिवर्स होके नेगेटिव अप साइकिल आ जाएगी। अब नेगेटिव अप साइकिल आ गई मतलब इनकी पोलैरिटी चेंज हो गई, मतलब नाउ ए विल बिकम नेगेटिव एंड बी विल बिकम पॉजिटिव। उल्टा हो गया, जब ये ए नेगेटिव हो गया बी पॉजिटिव हो गया, इस डायोड का क्या हुआ देखो, यहाँ पे पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। यानी कि नाउ इन दिस केस दिस डायोड विल वर्क एज ए रिवर्स बायस डायोड, एंड रिवर्स बायस डायोड में तो कोई करंट फ्लो होता ही नहीं है, मतलब ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब ये एम्प्टी रहेगा। उसके बाद में अगेन क्या होगा, सेम पार्ट का रिपीटेशन रहेगा, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगी, यानी कि ए विल बिकम पॉजिटिव बी विल बिकम नेगेटिव। अगर ऐसे हो गया तो फिर से पी टाइप ऑफ मटेरियल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी दिस डायोड विल वर्क एज ए फॉरवर्ड बायस डायोड, एंड अगेन आई विल गेट आउटपुट। फिर से नेगेटिव अप साइकिल जब आएगी तब मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि ग्राफ से हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयर इज ए आउटपुट ओनली इफ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स आर देयर। यानी कि जो वेव हमने यहाँ पे इनपुट के फॉर्म में दिया था उसका आधा वेव ही हमें आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा है, ये आधा है, अर्धवट है, इसीलिए इसको बोला गया था हाफ वेव रेक्टिफायर। ऐसा रेक्टिफायर जिसमें आउटपुट बस हमें आधे वेव के फॉर्म में मिलता है,
तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, एज इट इज एमसीक्यू में आएंगे। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो है 40.6%। उसके बाद में यहां पे जो रिपल फैक्टर होता है, ठीक है, ये IAC अपॉन IDC इनका रेशियो है, ये है 1.21। कितना है रिपल फैक्टर, यहां पे लिख देता हूं 1.21। एंड और एक यहां पे आता है फॉर्म फैक्टर, और ये फॉर्म फैक्टर जो है नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऊपर लिखता हूं। ये जो फॉर्म फैक्टर होता है ये होता है रेशियो ऑफ आरएमएस करंट टू डीसी करंट। अब ये आरएमएस करंट मतलब क्या है, डीसी करंट क्या है, ये सारी बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट में हमने बहुत डिटेल में देख चुके हैं। ये होता है π/2। तो हाफ वेव रेक्टिफायर रिलेटेड अगर थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व करने के लिए बस आपको ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है 40.6, देन रिपल फैक्टर कितना है 1.21 एंड फॉर्म फैक्टर कितना है π/2। सो दिस इज ऑल अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, जिसका काम है जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर था अब उसी तरह से पूरा सेम रहेगा फुल वेव रेक्टिफायर। बस क्या चेंज होगा फुल वेव रेक्टिफायर में, जो आधा वेव मिल रहा है वो पूरा का पूरा मिलने वाला है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बनेगा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, देखो कि बेसिकली हमें फुल वेव चाहिए तो ये पहली वाली जो इनपुट की एडजस्टमेंट है, अरेंजमेंट है, इट विल रिमेन सेम, ठीक है। फिर से यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिनन एक्ट होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है इसके साथ ऐसे एक की जगह पे दो दो डायोड कनेक्ट करेंगे। एंड दो डायोड कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम एक कंडीशन कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कि एक सेंटर टैपिंग की होगी, सेंटर टैपिंग की होगी C, जिसकी एडजस्टमेंट हम इस तरह से करेंगे। ध्यान से देखो, ये पहला वाला डायोड है D1, ये दूसरा वाला डायोड है D2, ये लोड रेजिस्टेंस है RL, ठीक है। या फिर ये सेंटर टैपिंग की को मैं यहां से भी प्रोवाइड कर सकता हूं, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। वेरियस अरेंजमेंट में हम इसको मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। एक सिंपल अरेंजमेंट में बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैसे तो स्टार अरेंजमेंट, व्हीटस्टोन अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट में हम ये फुल वेव रेक्टिफायर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारी अरेंजमेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कंडीशन यहाँ पे क्या है, देखो चेंज क्या हुआ, जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसको रिप्लेस करके मुझे आउटपुट में फुल वेव चाहिए, और ये फुल वेव का आउटपुट यहाँ पे मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया, एक डायोड को रिप्लेस किया बाय दो डायोड, एंड दोनों डायोड को जो आउटपुट मिलने वाला है एक टर्मिनल पे वो मिलने वाला है थ्रू C, और C को बोला जाता है सेंटर टैप्ड की। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इसकी पोलैरिटी चेंज करके इसको हमेशा से नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करके रखते हैं। सेंटर टैप की मतलब इसकी पोजीशन हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और हमेशा से ये जो है नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने इनपुट दिया है एंड जो हमें मिलेगा आउटपुट हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब एकदम सिंपल बात है, देखो क्या होगा, यहां से सप्लाई शुरू हो गया, एसी म्यूचुअल इंडक्शन से डेवलप होगा, ये टर्मिनल ए होगा, ये टर्मिनल बी होगा। हमें मालूम है कि पहले क्या होगा, पॉजिटिव अप साइकिल आएगी। जब पॉजिटिव अप साइकिल आ गई यानी ए क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा, बी क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल पे होगा। अब अगर ए पॉजिटिव पे है, बी निगेटिव पे है, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो ये जो पहला वाला डायोड है D1, इसका पी टाइप ऑफ मटेरियल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। एन टाइप ऑफ मटेरियल ये सेंटर टैप्ड की से कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल हो गया, यानी ये डायोड D1 क्या करेगा, इट विल बिहेव लाइक ए फॉरवर्ड बायस डायोड, लेकिन एट द सेम टाइम ये D2 का पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव है, मतलब ये रिवर्स बनेगा। यानी कि हमें डायोड D1 में से आउटपुट मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा मैं उसको ग्राफिकली यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा, तो ये मुझे आउटपुट मिल गया।
अब आगे जाके क्या होगा कि ये साइकिल जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, रिवर्स हो जाएगी, पोलैरिटी भी रिवर्स होगी, यानी ए बनेगा निगेटिव, बी बनेगा पॉजिटिव। अगर ए नेगेटिव बना और ये पी टाइप नेगेटिव से हमने कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब डायोड D1 क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड हो गया। लेकिन D2 के साथ क्या हो रहा है, D2 में तो ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पी टाइप है, नेगेटिव कनेक्टेड टू द ये सेंटर टैपिंग टी है, मतलब D2 जो है अब फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि मुझे यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आउटपुट मिलेगा। आगे वही रिपीटेशन होंगे, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, ए पॉजिटिव बनेगा मतलब D1 फॉरवर्ड बनेगा और मुझे आउटपुट मिलेगा। फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, D2 फॉरवर्ड बनेगा, मुझे फिर से आउटपुट मिलेगा। यानी देखो यहाँ पे देयर इज ए आउटपुट फॉर एवरी हाफ साइकिल, फिर वो पॉजिटिव हाफ साइकिल थी, नेगेटिव हाफ साइकिल थी, फर्क नहीं पड़ेगा, हर बार हमें यहाँ पे क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। आउटपुट में फुल वेव प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। एंड ये फुल वेव रेक्टिफायर में जो एफिशिएंसी है वो 40.6 के डबल हो जाती है, मतलब ये बनती है 81.2%। यहाँ पे जो आपका रिपल फैक्टर था RF वो बनता है 0.48, एंड दूसरा जो फॉर्म फैक्टर था FF वो बनता है π/2√2। ठीक है, तो ये नंबर आप एज इट इज रिमेंबर करेंगे फॉर थ्योरी क्वेश्चंस। दिस इज ऑल अबाउट रेक्टिफायर्स। इसकी अरेंजमेंट वेरियस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन सारी अरेंजमेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी वर्किंग जो है एक सिंपल मेथड से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, बोथ आर क्लियर, सबको क्लियर है, कमन फास्ट। चलो, तो ये हो गया फर्स्ट वाला डिवाइस जो हमने बनाया था बाय यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें हमने रेक्टिफायर देखे, जिनका काम क्या होता है। रेक्टिफायर सुना क्या, अभी दिमाग में आना चाहिए, ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। क्या कन्वर्ट करेगा, एसी का डीसी में, अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट में। क्यों लगता है, क्योंकि वेरियस डिवाइसेस जो है उनकी वर्किंग होती है, ऑपरेशन होता है बेस्ड ऑन डीसी ओनली, लेकिन हमें जो सप्लाई मिलता है वो एसी का होता है, इसलिए हमें हर बार क्या करना पड़ता है, एसी का डीसी में कन्वर्जन करना है। एंड ये कन्वर्जन करना कितना सिंपल है, कितना इजी है, ये अभी हमने बोर्ड पे डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया। जिसमें हमें हाफ वेव चाहिए तो हम हाफ वेव भी बना सकते हैं, अगर हमें फुल वेव चाहिए तो हम फुल वेव भी बना सकते हैं। इतनी सिंपल बातें यहाँ पे हमने डिस्कस की है। ठीक है, तो रेक्टिफायर होने के बाद नेक्स्ट डिवाइस आता है बेस्ड ऑन पीएन जंक्शन डायोड, दैट इज फोटो सेल, या फिर उसको फोटो डायोड बोलो। ठीक है, फोटो सेल मतलब वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल की तरह हो जाएगा, फोटो डायोड। अब फोटो डायोड मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय फोटो डायोड। फोटो मतलब फोटोन एंड डायोड मतलब वही पीएन जंक्शन डायोड। तो फोटो डायोड मतलब क्या होगा, इट्स ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी into an electrical energy, लाइट एनर्जी into an electrical energy। फोटो डायोड मतलब क्या है, एकदम सिंपल है, एक डिवाइस है जिसका काम क्या है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, एकदम सिंपल कंडीशन है। उससे पहले स्टार मार्क करके ये पॉइंट लिख के देता हूं, थ्योरी क्वेश्चन में ये काम में आएगा कि इट इज always connected in reverse biased condition only। इसको हर बार हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, रिवर्स बायसिंग छोड़ के दूसरी कंडीशन में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बना आपका फोटो डायोड। अब फोटो डायोड का मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो एकदम सिंपल बात है। हम क्या करते हैं, इस तरह का पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। अब इसको रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करना है, मतलब अगर मैंने इस साइड में पी टाइप ऑफ मटेरियल रखा है तो ये निगेटिव टर्मिनल से, ये एन टाइप ऑफ मटेरियल रखा है तो मैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा। ये कंडीशन मेंटेन ही रखनी है। क्यों मेंटेन रखनी है, उसका रीजन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं कि फोटो डायोड में, सब लोग ध्यान से सुनो अब, कि फोटो डायोड में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, तैयार करते हैं, उसकी एफिशिएंसी किसी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करने इतनी नहीं होती है। तो ये फोटो डायोड का यूज होता है ओनली टू यूज एज ए सेंसर।
इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एज ए सेंसर कैसे यूज करना है उसके लिए बनाते हैं। मतलब ये बस सेंस कर सकता है लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, कैसे, उसके लिए हमने पहले क्या किया है कि रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करके रखा है। एंड रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करने से हुआ क्या कि यहाँ पे इस अरेंजमेंट से कोई भी करंट फ्लो होगा ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर होती है उसकी जो विड्थ होती है उसके ऊपर अपन एक विंडो रखते हैं ग्लास की, क्वार्ट्ज की, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल की। तो होता क्या है देखो, इस विंडो के ऊपर जब भी इस तरह से लाइट आके गिरती है तो ये लाइट के गिरने से जो एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल की नहीं, ये लाइट की एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करके एक्साइट होके जंक्शन को क्रॉस करते हैं एंड जंक्शन को क्रॉस करके होल्स के साथ कंबाइन होते हैं। यानी जंक्शन क्रॉस कर दिया मतलब वहां पे करंट फ्लो हो गया। देखो हमने तो रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया था, यानी वहां पे करंट फ्लो नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और उसको रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये इंसिडेंट होने वाले फोटोन, यानी कि ये इंसिडेंट होने वाले लाइट। तो ये लाइट की, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक जंक्शन को क्रॉस करके जंप करते हैं, होल्स में आते हैं, कंबाइन होते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। लेकिन फिर से वही बात कि इलेक्ट्रिक करंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको बस एज ए सेंसर यूज कर सकते हैं। एज ए सेंसर कैसे, फॉर एग्जांपल मुझे ऑब्जेक्ट काउंट करना है कहीं पे, जैसे कि हम चौक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री है, अब इसमें जो है हमारी इंडस्ट्री में पर डे प्रोडक्शन मोर देन 10 लाख है। एंड किसी आदमी को अगर हमने रखा कि काउंट कर, तो 100-200 पर्यंत काउंट करल्यानंतर विसरून जाईल। इसलिए हम क्या करते हैं, जो कन्वेयर बेल्ट होता है जहां से ये रेडी होने वाला चौक आगे आ रहा है, इस साइड से हम क्या करते हैं, एक लाइट का सोर्स रखते हैं, इस साइड में एक फोटो सेल रखते हैं। चौक जब तक आया नहीं है तब तक लाइट यहाँ पे गिर रही है, एक बार चौक आके गया मतलब एक बार लाइट रुक गई थी, लाइट रुक गई मतलब करंट स्टॉप हो गया, तो एक बार करंट स्टॉप हो गया वो काउंट करेगा 1। इस तरह से दिन रात कितनी भी चौक आएंगे तो कितनी बार लाइट स्टॉप हो गई थी, मतलब कितनी बार करंट स्टॉप हुआ था, वो ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकता है। या फिर सेम पार्ट का एप्लीकेशन होता है ऑटोमेटिक डोर्स में, है ना, जैसे कि प्रोजोन है उसके एंट्रांस मेन डोर जो है उसमें ऑटोमेटिक डोर्स है। तो ऑटोमेटिक डोर्स मतलब क्या है कि उसको खोलने के लिए कोई नहीं है, लेकिन जैसे हम डोर के सामने खड़े होते हैं वहां पे क्या होता है, ये जो लाइट पहले से गिर रही है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, हम जाने से ये लाइट स्टॉप होती है। लाइट स्टॉप हो गई मतलब करंट स्टॉप हो गया, मतलब उनको सेंस होता है हाइड्रोलिक्स मैकेनिज्म को कि ऑब्स्टेकल आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, कोई तो आ गया जिसको जाने के लिए दरवाजा खोलना है। फिर रिले मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, डोर को पकड़ के पीछे खींचा जाता है, डोर ओपन होता है और हम चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो लाइट जो है हम देख नहीं पाते बिकॉज वो विजिबल रीजन में नहीं होती है। अगर विजिबल रीजन में रहती तो अपन वहीं पे दिवस भर खेलते रहते, इसलिए उसको आईआर में या फिर यूवी में मेंटेन करते, ठीक है। तो इस तरह से ये फोटो डायोड होता है एंड इसके सारे एप्लीकेशंस होते हैं। बाकी कोई फॉर्मूले नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं, बस ये थियोरेटिकल 2-3 बातें उनको ही याद करो, ठीक है। अब फोटो डायोड के बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है पीएन जंक्शन डायोड का, दैट इज सोलर सेल। सोलर सेल, अब सोलर सेल मतलब क्या है, फिर से वही है, इट्स ए स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें क्या होता है, अगेन लाइट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन ये सोलर सेल की एफिशिएंसी हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये आपका जंक्शन बना, ये आपकी डिप्लेशन लेयर है, ऊपर के साइड में दिख रहा है वो पी टाइप ऑफ मटेरियल है, नीचे के साइड दिख रहा है वो एन टाइप ऑफ मटेरियल है। ये जो शेडेड पोर्शन में दिख रहा है इसको बोला जाता है एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब होगा क्या, देखो इस तरह का सोलर सेल हमने बना दिया, तो ये सोलर सेल पे हम क्या करते, क्या है, इस तरह से एक फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड यहाँ पे दूसरा बैक कॉन्टैक्ट, ऐसे दो कॉन्टैक्ट रखते हैं एंड इनको एक वायर से कनेक्ट करते हैं, जिसके सीरीज में हमें जो भी डिवाइस सोलर सेल पे ऊपर वर्क करने वाला लगाना है, फिर वो स्ट्रेट लाइट है ना, हाथ में जो वॉच होती है वो है, कैलकुलेटर है, या फिर घर वाले लाइट है, जो भी डिवाइस है जो हमें चार्ज करना है या फिर जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये बेसिक अरेंजमेंट होती है। अभी सोलर सेल में होता क्या है, देखो कि नीचे एन टाइप ऑफ मटेरियल है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, ऊपर होल से, यहां से हम क्या करते हैं, लाइट को फॉल होने के लिए अलाउ करते हैं। लेकिन लाइट का मैकेनिज्म हमें मालूम है कि लाइट फॉल होने के बाद क्या करेगी, इंसिडेंट होके वापस जाने का ट्राई करेगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके चली गई तो हमारा काम बनेगा नहीं, इसलिए हमने एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा है जो लाइट को फिर से यहां से रिफ्लेक्ट अंदर ही कर देगा, मतलब बाहर जाने नहीं देगा।
यहां से लाइट तो आएगी लेकिन रिफ्लेक्ट होके नहीं जाएगी, ये अरेंजमेंट वहां पे हम मेंटेन करते हैं। तो लाइट आ गई मतलब कौन आ गया, फोटोन आ गया। तो ये सारे फोटोन की एनर्जी गेन करने के लिए ये एन टाइप मटेरियल में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन कर गए, हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद उनके सामने सबसे बड़ा टास्क क्या होता है, यहाँ पे जो होल्स थे ये होल के साथ उनको कंबाइन होना था। लेकिन हमने अब क्या किया, देखो थोड़ी सी स्कीम की, ह्यूमन टेंडेंसी हमने यूज कर दी और यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक की जगह पे दो रास्ते दिखाए। एक रास्ता है जहां पे बैरियर पोटेंशियल है जो हम ऑलरेडी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। दूसरा रास्ता है जहां पे बस डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर में से इनको जाना है। तो हमें मालूम है कि हर बार इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जिस पाथ में से कम रेजिस्टेंस है वही फॉलो करते हैं। तो ये बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने का छोड़ के सारे इलेक्ट्रॉन ये एक्सटर्नल कनेक्शन में ट्रैवल करते हैं, फिर आके होल के साथ कंबाइन होते हैं। उन्होंने आगे जाके क्या किया, हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था, डिवाइस था, करंट फ्लो होने की वजह से वो वर्क कर गया, वो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो ये बन गई वर्किंग ऑफ सोलर सेल। क्लियर है फिर सबको, सोलर सेल, फोटोडायोड। तो यहाँ पे हमने पीएन जंक्शन डायोड एंड उसके कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस जो हमें सिलेबस को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट थे उनको डिस्कस किया है। अब इसके बाद में हमें डिस्कस करना है लाइट इमिटिंग डायोड। अब ये लाइट इमिटिंग डायोड जो है यानी एलईडी जो है, उसमें होता क्या है, देखो एकदम सिंपल मैकेनिज्म है। इसलिए हम पहले बोर्स थ्योरी पढ़ चुके हैं। बोर्स थ्योरी पढ़ते टाइम, एटम को पढ़ते टाइम हमने देखा था कि होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है उसको अगर ग्राउंड स्टेट में आना है तो वो क्या करता है, थर्ड पोस्टुलेट था नील्स बोर का, क्या था, इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी ओनली व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द lower energy orbit and energy is emitted in the form of high energy photons and emitted energy is equal to the difference in energy level यानी En minus Ep equal to H into nu। ये सारी बातें हमने वहां पे देखी थी। यहाँ पे हम सेम मैकेनिज्म यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं और उस सेमीकंडक्टर का, पीएन जंक्शन डायोड का इस तरह का एडजस्टमेंट हम करते हैं अकॉर्डिंग टू कौन सा कलर चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड है, एंड ये वैलेंस बैंड के ऊपर कौन होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है सीबी, ये वैलेंस बैंड है वीवी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, ये वैलेंस बैंड में होते हैं। फिर हम करते क्या है कि एक्सटर्नली इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। हम करते क्या है, एक्सटर्नली ये वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थे उनको एनर्जी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर ये वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को गेन करते हैं। एनर्जी को गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन के दिमाग में क्या होता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल एटम के बाइंडिंग फोर्स से, बाइंडिंग एनर्जी से फ्री होना है। इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंप करके ऊपर जाने का ट्राई करते हैं। लेकिन होता क्या है, देखो प्रॉब्लम, हम उनको एनर्जी उतनी ही प्रोवाइड करते हैं जितनी एनर्जी से ये कंडक्शन बैंड में एंटर ना कर पाए। मतलब हमें पहले से मालूम होता है कि कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उससे कम एनर्जी हम ये इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का होता क्या है कि एनर्जी गेन करके एक्साइट होके जंप तो कर पाते हैं, लेकिन वो कंडक्शन बैंड में एंटर नहीं कर पाते। और कंडक्शन बैंड में एंटर नहीं कर पाए मतलब वो फ्री नहीं होंगे। इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन को कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, फिर उनको अपने अपने घर पे वापस आना पड़ता है। एंड घर पे वापस आते टाइम इलेक्ट्रॉन को एक रूल होता है, बाहेरची एनर्जी घेऊन घरात येता येत नाही। सो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी को इमिट करते हैं इस फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, यानी फोटोन के फॉर्म में, यानी लाइट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सिंपल मैकेनिज्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड का। अगेन कोई फॉर्मूले नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही। और इसके एप्लीकेशन हम देखते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे। जो भी डिजिटल क्लॉक होती है वहां पे क्या होता है, हर बार डिजिटल क्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 एलईडी होते हैं, जिसका यूज करके हमें जो भी नंबर चाहिए 0 से लेकर 9 तक हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बीच वाला ऑफ किया, बाकी सारे ऑन किए, 0 बन गया। ये दोनों ऑन किए, बाकी सारे ऑफ रखे, 1 बन गए। इस तरह से 0 से लेके 9 तक जो भी डिजिट चाहिए हम ये लाइट इमिटिंग डायोड का यूज करके बना सकते हैं। इतना सिंपल मैकेनिज्म होता है। बट ये सारा मैकेनिज्म पॉसिबल है, हम कर सकते हैं बाय यूज ऑफ सेमीकंडक्टर्स ओनली। तो यहाँ पे डायोड जो थे सेमीकंडक्टर का यूज करके, उनका डिस्कशन खत्म हो गया। आगे हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट ट्रायोड। डाई में 2 टर्मिनल्स थे, ट्राई में 3 टर्मिनल्स होंगे। तो यहां पे हमें पढ़ना है ट्रायोड।
और इसी ट्रायोड को बोला जाता है एज ए ट्रांजिस्टर्स। ट्रायोड और ट्रांजिस्टर्स। तो ये होता क्या है ट्रायोड और ट्रांजिस्टर्स का मतलब? ट्रायोड, ट्राई मतलब तीन, ओड मतलब नोड, नोड मतलब टर्मिनल। ट्रांजिस्टर का मतलब भी वही है कि जिसको तीन टर्मिनल्स होंगे, लेकिन यहाँ पे तीसरे टर्मिनल आएंगे कहां से? क्योंकि हमारे पास तो दो ही टाइप का मटेरियल है, एक पी टाइप का, एन टाइप का। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी डोपिंग करेंगे तो एक तो पी टाइप को डबल या फिर एन टाइप को डबल डोप कर देंगे। मतलब इस तरह से ये सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की प्लेट होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक साइड में जो है, यहाँ पे अगर मैंने पी टाइप ऑफ मटेरियल डोप कर दिया, तो ये बीच में जो है मुझे एन टाइप ऑफ मटेरियल डोप करना पड़ेगा, और एट द एंड जो है फिर से पी टाइप ऑफ मटेरियल यहां पे आएगा। ठीक है, अब ये जो है पी टाइप ऑफ मटेरियल मतलब होल से, ये एन टाइप ऑफ मटेरियल है, मतलब ये सारे कौन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब ये बीच में जो दिख रहा है ये जंक्शन बनेगा, ये पहला वाला जंक्शन, ये दूसरा वाला जंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको तीन टर्मिनल्स देंगे, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला एंड ये थर्ड वाला। अब कनेक्शन कैसे दे रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि कौन सा डायोड बनाना है। लेकिन देखो 1 2 3, तीन, तीन यानी ट्राई, ओड, ओड यानी नोड, नोड यानी टर्मिनल। जिसको तीन टर्मिनल है उसको बोला जाता है इस तरह का ट्रायोड या फिर ट्रांजिस्टर। तो ये एक ट्रांजिस्टर बनेगा पीएनपी। दूसरा, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, वही सिलिकॉन या जर्मेनियम की वेफर होगी। बस अब क्या करना होगा, यहाँ पे एन टाइप, यहाँ पे पी टाइप एंड यहाँ पे एन टाइप, इस तरह का मटेरियल हमें डोप करना होगा। मतलब बेसिकली जो ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर के होते हैं दो टाइप, एक पीएनपी या फिर दूसरा एनपीएन। पीएनपी या फिर एनपीएन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। यहाँ पे भी एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, ये तीसरा टर्मिनल। मतलब तीन तीन टर्मिनल से ट्रायोड है, तीन तीन नोड है, तो इसलिए इनको बोला जाता है ट्रायोड या फिर ट्रांजिस्टर। तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। कितना सिंपल टॉपिक है, देखो जो हमने पहले लेक्चर में देखा था वही चल रहा है, नया कुछ भी नहीं है, है ना। वही सर्कल बना रहे हैं, वही होल लिख रहे हैं। ठीक है, ये होल्स होगा मतलब ये सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, है ना। होल्स का मतलब वही होता है। ये भी फिर से होल से मतलब ये कौन रहेगा, पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे। अब ये पॉजिटिव चार्जेस मतलब ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ये इनके बिटवीन का जंक्शन, ये जंक्शन, ये डिप्लेशन लेयर, ये डिप्लेशन लेयर। यहाँ पे भी सेम पार्ट होने वाला है। एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर। खत्म, इतने दो टाइप के ट्रांजिस्टर के, ट्रायोड के। अब इसमें होता क्या है, देखो ये जो दो टाइप के ट्रांजिस्टर है, इसमें जो पहला वाला रीजन आता है इसको बोला जाता है सी, सॉरी सी नहीं, ई। जो दूसरा वाला रीजन है इसको बोला जाता है बी, एंड तीसरा रीजन है इसको बोला जाता है सी। यहाँ पे जो पहला वाला रीजन है इसको बोला जाता है ई, इसको बोला जाता है बी, इसको बोला जाता है सी। नाउ व्हाट इज मीन बाय ई? यहाँ पे जो आपको ई दिख रहा है, ई का मतलब होता है इमिटर। यहाँ पे जो आपको बी दिख रहा है, बी का मतलब होता है बेस। जो आपको सी दिख रहा है, सी का मतलब होता है कलेक्टर। इमिटर बेस कलेक्टर, इमिटर बेस कलेक्टर, इमिटर बेस कलेक्टर। मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्रांजिस्टर और ट्रायोड, इट्स ए स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर डिवाइस doped with three regions, either PNP or NPN. So according to doping, basically there are two types of transistor or triode. Number one, PNP transistor or NPN transistor. Each transistor has three nodes and three types of materials and three types of doping. That's why we differentiate it into three regions, namely emitter, base and collector. Emitter, base and collector. Emitter, base and collector. अब नेम के ऊपर से क्लियर होता है, इमिटर का मतलब उसका काम क्या होगा, इमिट करना। अगर उसको इमिट करना है तो उसके लिए, इमिट करने के लिए उसके पास चार्जेस ज्यादा होने चाहिए। इसलिए इमिटर को हम हमेशा से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डेंसली डोप करते हैं। सबसे डोपिंग की जो डेंसिटी है, डोपिंग का जो कॉन्सेंट्रेशन है,
वो इमिटर में होता है, क्योंकि उसको चार्जेस इमिट करना है। तो ये चार्जेस जो इमिटर ने इमिट किए थे, बेस क्या करता है, उनमें से कुछ चार्जेस खुद को रख लेता है, लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं है कि सारे चार्जेस को रख दे, इसलिए वो बाकी सारे चार्जेस कलेक्टर को ट्रांसफर करता है। कलेक्टर का काम वही है, कलेक्ट करना, हमारे डीएम नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर वाले कलेक्टर की बात अपन कर रहे हैं। हमारे कलेक्टर का काम क्या है कि जो चार्जेस बेस में से इमिटर में से आ रहे थे उनको कलेक्ट करना, जमा करना। तो कलेक्ट करने के लिए बहुत सारा रीजन चाहिए, इसलिए क्या होता है, देखो रीजन वाइज अगर देखेंगे तो कलेक्टर की रीजन हाईएस्ट होती है, देन उसके बाद इमिटर होता है, एंड बेस की रीजन सबसे कम होती है। रीजन मतलब विड्थ, मतलब एरिया। लेकिन अगर डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा इमिटर का है, उसके बाद कलेक्टर का है, उसके बाद बेस का है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी बोले, मैं लिख के नहीं देने वाला हूं, आपको नोट डाउन करने हैं, नोटबुक में लिखना है, हैंड रिटन नोट जब भेजेंगे तो उसमें ये पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। कौन से, अगेन रिपीट करता हूं, इमिटर इज हेवीली डोप, collector is moderately doped and base is weakly doped, lightly doped. Then region wise जो कलेक्टर है उसकी रीजन हाईएस्ट है, जो इमिटर है उसकी रीजन मॉडरेट है, कम है कलेक्टर से, एंड बेस जो है उसकी रीजन सबसे स्मॉलेस्ट है। वही पार्ट आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया दो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर के सिंबल की बात आएगी, तो ये ट्रांजिस्टर के सिंबल के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की अरेंजमेंट यूज करते हैं, इधर भी एंड इधर भी, दोनों ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो सेम रहेगा। अब ये सिंबल से इतना तो क्लियर हो रहा है कि दोनों के बीच में जो वर्क करेगा वो बेस रहेगा, दोनों के बीच में जो वर्क करेगा वो बेस रहेगा, है ना। एक इमिटर है जिसका काम होगा चार्ज को इमिट करना, दूसरा कलेक्टर है जिसका काम होगा चार्ज को कलेक्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से इमिटर बेस कलेक्टर हो गए। अब ये बातें इनकी सेम थी। अब इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक एरो की डायरेक्शन। ये एरो की डायरेक्शन जो है वही डिफरेंशिएट करती है इनके सिंबल को। यानी कि देखो, अगर ये ट्रांजिस्टर पीएनपी का है तो इमिटर किसको इमिट करेगा, पी टाइप को, मतलब होल्स को। और हमें मालूम है कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट, यानी पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में होती है, इसलिए मुझे इमिटर से अवे जाने वाला करंट यहां पे शो करना पड़ेगा। लेकिन सेम बात अगर यहां पे जाएंगे, यहां पे देखेंगे तो यहाँ का जो इमिटर है वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है, एंड अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा यानी कन्वेंशनल करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए यहाँ का एरो हेड बस टुवर्ड्स इमिटर एक्ट होगा। इतना ही डिफरेंस है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, बाकी पूरी बातें सेम होती है रिलेटेड टू ट्रायोड और ट्रांजिस्टर। वर्ड पे मत जाओ, वही कंसेप्ट है जो पीएन जंक्शन डायोड में देखा था वही है, कुछ अलग मत सोचो, ट्रायोड आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, ऑप कुछ डिफिकल्ट होगा, कुछ नया नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वही सेमीकंडक्टर है, वही पीएन जंक्शन डायोड में पड़ा था, वही इधर सब कुछ होने वाला है, वही होल से वही इलेक्ट्रॉन है ना, वही शिवा है, वही सब कुछ है, कुछ भी चेंज वहां पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक सब क्लियर है कि टॉपिक का कंटेंट एकदम भयानक है, नो डाउट इन दैट, है ना। एक एक कंसेप्ट अगर जो है कंटेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाने लग जाऊंगा तो मुझे 2 महीने लगेंगे, और मेरा पढ़ाते पढ़ाते मतलब मैं परेशान हो जाऊंगा, समझते समझते आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम प्रिपरेशन इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सिंपल सिंपल बातें हैं, उनके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। बस पी टाइप ऑफ मटेरियल, एन टाइप ऑफ मटेरियल, जब डायोड था तो 2 एंड थे, ट्रायोड है तो 3 रीजन रहेंगे, खत्म बात, आगे कुछ भी नहीं उसमें। अब जो एक्शन ट्रांजिस्टर की पीएन जंक्शन डायोड की हो रही थी वही ट्रांजिस्टर की यानी ट्रायोड की होने वाली है। कैसे, अब देखो, तो यहां तक बस इतना ही पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि ट्रांजिस्टर मतलब जिसको 3 टर्मिनल्स होते हैं। 3 टर्मिनल क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें 3 रीजन में हमने डोपिंग करके रखी है। और उसके बाद में हमने देखा कि जो ट्रांजिस्टर है उसमें 3 रीजन कौन सी है, नया कुछ तो अपन ला ही नहीं सकते, हमारे पास सॉरी हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो 2 ही टाइप का है, एक पी टाइप एक एन टाइप। तो हम क्या कर सकते हैं, पी को 2 बार या फिर एन को 2 बार डोप कर सकते हैं, यानी एक तो पीएनपी बनेगा नहीं तो एनपीएन बनेगा। इसको छोड़ के ट्रांजिस्टर में पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर ट्रायोड, पीएनपी एनपीएन, खत्म। बट यहाँ पे क्या है कि 3 मटेरियल की हमने डोपिंग की है, तो हर एक मटेरियल को कनेक्शन देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देना पड़ेगा। सप्लाई देने के लिए अपन वहां पे टर्मिनल लेके आ रहे हैं, नोड लेके आ रहे हैं, वायर लेके आ रहे हैं, वो 3 थे इसलिए बना ट्रायोड, 3 टर्मिनल वाला डिवाइस। उसमें 3 रीजन जो है, एक रीजन का काम होगा चार्जेस को इमिट करना, दूसरे का काम क्या होगा, थोड़े कंबाइन करके कलेक्टर तक लेके जाना, उसको अपन बेस बोलेंगे।
मतलब ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स, इमिटर बेस कलेक्टर, इमिटर बेस कलेक्टर, इमिटर बेस कलेक्टर, इमिटर बेस कलेक्टर. आता नावातच सगळं काही येत आहे. इमिटर मतलब इमिट करेगा, कलेक्टर मतलब कलेक्ट करेगा, बेस दोनों को कनेक्ट करेगा, खत्म. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं उससे पहले कि अगर वहां पे इमिटर को चार्जेस इमिट करने तो उसका क्या ज्यादा चाहिए, दिमाग लगाओ. उसकी डोपिंग ज्यादा होगी तो चार्जेस ज्यादा होंगे, तभी तो वो इमिट कर सकता है. इसलिए इमिटर की डोपिंग की डेंसिटी हाईएस्ट है. किससे? कलेक्टर से. कलेक्टर की ज्यादा है किससे? बेस से, खत्म. जो एरिया है, रीजन है, कलेक्टर एवढा मोठा, इमिटर एवढा छोटा आणि बेस एवढा मोठा. रीजन वाइज कलेक्टर को चार्जेस जमा करके लेके आने रखने ना उनको, तो उसका रीजन बड़ा होना चाहिए इमिटर से. इमिटर से और छोटा कौन होगा? बेस, खत्म बात. सिंबल तो सेम ही है, इधर से इमिटर की लाइन, इधर से कलेक्टर की लाइन, दोनों को कंबाइन करने के लिए बेस. बस अगर पीएनपी है तो एरो हेड इमिटर से अवे जाएगा, अगर एनपीएन है तो टुवर्ड्स इमिटर आएगा. फिनिश. दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर एंड उसकी टाइप. अभी बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया. आगे भी ट्रांजिस्टर में हम पीएचडी कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना देखते हैं, जिसमें आता है एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर. अब एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांजिस्टर की बायसिंग करनी पड़ेगी. अब बायसिंग करनी मतलब क्या करना? बायसिंग करना मतलब क्या करना? उसको एक्सटर्नल मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट करना. तो बेस्ड ऑन बायसिंग हम जो ट्रांजिस्टर होता है उसको एफ एफ बायसिंग, एफ आर बायसिंग, आर आर बायसिंग, आर एफ बायसिंग, ऐसे वेरियस बायसिंग में कनेक्ट कर सकते हैं. लेकिन प्रैक्टिकली जो हम इसके एक्चुअल में एप्लीकेशन देखते हैं, एज एन एम्पलीफायर है, एज ए स्विच है, एज एन ऑसिलेटर है, तो इसमें मैक्सिमम टाइम्स हम क्या करते हैं? ये एफ आर वाली बायसिंग यूज करते हैं. क्या होती है एफ आर वाली बायसिंग? ज्यादा उसको दिमाग में नहीं लगाना है, बस इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं बोल रहा हूं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास नहीं है. ठीक है, ये इमिटर आ गया, ये कलेक्टर आ गया, और इनके बिटवीन ये बेस हो गया. ठीक है, ये इमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है. ठीक है, अब मैं ये सर्कल नहीं ड्रॉ करूंगा, समझ जाओ आप. ये इमिटर कौन है? मैंने अगर यहाँ पे पीएनपी लिया है तो ये होल से. अब इसको 3 टर्मिनल से इस तरह से मुझे बायसिंग कौन सी करनी है? एफ आर. यानी कि पहला जो इमिटर है वो मुझे कनेक्ट करना है फॉरवर्ड बायसिंग में. यहां पे अगर ये पीएनपी है तो ये सारे होल से, मतलब मैं क्या करूंगा? इनको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा, और ये बेस वाला जो एन टाइप ऑफ मटेरियल है इसको निगेटिव से कनेक्ट करूंगा. मतलब ये बायसिंग कौन सी हो गई? एफ वाली, फॉरवर्ड वाली. साइमल्टेनियसली मुझे रिवर्स बायसिंग चाहिए, तो यहाँ पे कौन है? पी है. पी को मैं क्या करूंगा? निगेटिव टर्मिनल से, एंड इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा पॉजिटिव टर्मिनल से. तो ये हो गई आर बायसिंग, एफ आर बायसिंग, एक फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स. ये मैक्सिमम एप्लीकेशन में हम बनाते हैं. इसी तरह से मैं दोनों को एफ एफ भी बना सकता हूं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड. दोनों को रिवर्स रिवर्स कोई काम का होगा नहीं, एक को रिवर्स दूसरे को फॉरवर्ड, ऐसे में वेरियस बायसिंग में इसको कनेक्ट कर सकता हूं. मतलब वही है जो बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड में पड़ी थी, वही है, नया कुछ है ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, तो बेस्ड ऑन बायसिंग इसकी एक्शन इस तरह से होती है. अब हम क्या करते हैं? इसको कनेक्ट करते टाइम, क्योंकि हमारे पास जितना भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई आता है उसमें 2 ही होते हैं, एक न्यूट्रल एक पॉजिटिव, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर. इसलिए हम क्या करते हैं? इसको वेरियस मोड्स में कनेक्ट करते हैं. ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर. ये ट्रांजिस्टर को अपन वेरियस मोड्स में कनेक्ट करते हैं. उसमें होता है सीबी मोड, सीई मोड, या फिर सीसी मोड. क्या होगा सीबी मोड मतलब? सीबी मोड मतलब कॉमन बेस मोड, मतलब बेस कॉमन होगा. उसके बाद सीई मोड मतलब कॉमन इमिटर मोड, सीसी मतलब कॉमन कलेक्टर मोड. कॉमन होगा मतलब क्या होगा? कि जो एक लाइव होता है एंड एक न्यूट्रल सप्लाई होता है, तो दोनों में से एक सप्लाई कॉमन रखेंगे किसी को भी. फिर अगर बेस को कॉमन है, इमिटर को कॉमन है, तो कलेक्टर को कॉमन है, तो क्या उसके अकॉर्डिंग इसका मोड ऑफ ट्रांजिस्टर वर्क करता है. ठीक है, इसमें भी कुछ खास बातें इंटरेस्टिंग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे नहीं चाहिए. अब जो बातें हम ट्रांजिस्टर में डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आएगा कि जितना करंट ये इमिटर इमिट करने वाला है वो पूरा का पूरा जाके एक तो बेस के साथ कलेक्ट होगा, नहीं तो कलेक्टर के साथ कलेक्ट होगा. यानी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सेमीकंडक्टर का, एंड इसी के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर आई यानी इमिटर करंट मस्ट बी इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट. इसको छोड़ के कुछ भी नहीं होता है.
एंड यहाँ पे अपन दो रेशो लिखते हैं, एक अल्फा होता है, अल्फा का मतलब होता है IC अपॉन IE, रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू द इमिटर करंट। देन यहाँ पे बीटा होता है, इस बीटा को करंट गेन ऐसे भी बोलते हैं, इस बीटा को करंट गेन ऐसे भी बोलते हैं। एंड ये बीटा का फॉर्मूला होता है IC अपॉन IB। देन अल्फा एंड बीटा का रिलेशन होता है अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, एंड जो बीटा होता है उसका रिलेशन होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, प्रैक्टिकली जब भी हम ये कैलकुलेशन करेंगे या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो ये अल्फा की वैल्यू जो है हम 0.92 से लेके 0.99 मतलब ऑलवेज लेस देन 1 रखते हैं। लेकिन वैसे बीटा के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, बीटा की जो वैल्यू है हम उसको 20 to 100 भी लिख सकते हैं या फिर 50 to 900 भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, कौन से एप्लीकेशन में हम इसको यूज कर रहे हैं एंड हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे बीटा की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर पे अगर न्यूमेरिकल आ गया तो बोर्ड पे जितने फॉर्मूले दिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इनसे रिलेटेड यू हैव टू फेस द न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूले देख लो, एकदम सिंपल फॉर्मूले, कुछ भी वहां पे मतलब ऐसे नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करके नहीं दिया है। 99 होगी, कोई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं 0.92 टू 99 लिखा है, वैसे नहीं है, ये क्या था 0.92 से 0.99 था, ऑलवेज लेस देन 1 चाहिए अल्फा की वैल्यू। ठीक है, सो ये बनी एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल्स आएंगे वो बस इतने पार्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ में और कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, दैट इज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। मतलब ट्रांजिस्टर का यूज हम क्या करते हैं एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी माइक मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किया तो यहाँ पे एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सेम माइक का यूज अगर मुझे क्लासरूम में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये माइक का जो इनपुट है एक डिवाइस आता है जिसको अपन एम्पलीफायर बोलते हैं, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसका आउटपुट कनेक्ट होता है टू द साउंड। मतलब होता क्या है देखो एम्पलीफायर में कि बेसिकली मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, बोलते टाइम मैंने साउंड वेव साउंड एनर्जी क्रिएट की है, माइक का काम है उसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, मतलब माइक बन गया ट्रांसड्यूसर। माइक क्या करता है, मेरे साउंड वेव को, मेरे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल माइक के वायर से जाती है एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर में ये सप्लाई अपन देते हैं कहां पे, बेस में। अब कंडीशन क्या होती है देखो, बेस में जो करंट मिलता है, जो ट्रांजिस्टर अपन देख रहे थे वो होता है इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर, मतलब 10 to the power -6। एंड कलेक्टर में जब ये ट्रैवल करता है, क्योंकि कुछ इमीटर से आ रहा है कुछ बेस से आ रहा है, तो कलेक्टर में जाने के बाद यही करंट बनता है मिली एम्पियर, मतलब 10 to the power -3, मतलब 1000 टाइम्स ये बढ़ता है इन जनरल। तो जो सिग्नल हमारा माइक लेके गया था एम्पलीफायर उसको देता है बेस में, एंड साउंड को जो हमें आउटपुट देना है उस आउटपुट का कनेक्शन हम लेते हैं कलेक्टर से, मतलब बेस में हमने जो इनपुट दिया था उसके 1000 टाइम्स उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, बड़ा हो गया, एम्पलीफाई हो गया। एंड वो सिग्नल जब हम साउंड को देते हैं, मैं यहाँ पे जो धीरे धीरे बातें बोलता हूं वहां पे एकदम ऐसे जितना भारी साउंड होगा उतने बड़े बड़े आवाज आपको सुनाई देगी। तो ये होता है एम्पलीफायर। उसी की तरह ऑन ऑफ स्विच होता है वेरियस प्रोग्रामिंग में या फिर वेरियस एप्लीकेशन में, ऑटोमाइजेशन इंडस्ट्री में, वो भी ट्रांजिस्टर एज ए स्विच उसको ही अप्लाई करते हैं हम। और एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज ऑसिलेटर। अब ऑसिलेटर मतलब क्या है, हमने जो एसी सर्किट में लास्ट पॉइंट पढ़ा था रेजोनेंट सर्किट, वही है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√L इंटू सी, L इंटू सी, वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपन अप्लाई करते हैं एंड ये ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं ऑसिलेटर सर्किट में। और ऑसिलेटर सर्किट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, टू कन्वर्ट डीसी टू एसी। डीसी करंट का एसी करंट में कन्वर्जन करने का काम कौन करता है, ऑसिलेटर सर्किट, जो वर्क करते हैं बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर, जिसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए वही एसी सर्किट का फॉर्मूला होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नए मतलब फॉर्मूले रिलेशन नहीं मिलते, बस ये थ्योरेटिकल बात है, एक एक पॉइंट में उनके एप्लीकेशन जो है वो एक बार याद करो और मॉड्यूल में से इसको रीड कर लो और खत्म कर लो। ठीक है, और उसके बाद में इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, हर बार V = IR अप्लाई करके जो भी अननोन वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके डीप में हम जाएंगे नहीं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अब टॉपिक का लास्ट पार्ट आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स,
जिसमें से हमें जेई के लिए भी, नीट के लिए भी सिर्फ और सिर्फ लॉजिक गेट्स का पार्ट इंपॉर्टेंट है ना। बाइनरी डिजिट कैसे आ गए, बाइनरी फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें हमें नहीं पढ़नी है, हमें बस क्या करना है, यहाँ पे लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स एकदम सिंपल है, एंड जिसके ऊपर कुछ भी हुआ, दुनिया इधर की उधर हो गई, कोरोना आ गया या फिर कोरोना चला गया, हर बार उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, एंड क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है। कभी कभी जैसे लास्ट ईयर आई थिंक दो क्वेश्चन आके गए थे लॉजिक गेट्स के ऊपर, सेमीकंडक्टर के। तो लॉजिक गेट्स में क्या है, देखो बेसिकली 3 लॉजिक गेट है जिनको बोला जाता है बेसिक गेट्स, 1 2 3। ये लॉजिक गेट्स एक्सप्लेन करने से पहले, लॉजिक गेट्स होते क्या है, बेसिकली जॉर्ज बुल बोल के एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट नहीं था वो, मैथमेटिशियन था, जिसने 1854 में एक मैथमेटिक्स की अलग ही कंसेप्ट लेके आ गया जिसको बोला गया मैथमेटिकल लॉजिक। और वो मैथमेटिकल लॉजिक हम फिजिक्स वालों ने क्या किया, उसको अप्लाई करके हार्डवेयर के कुछ कंपोनेंट्स बना दिए। तो उस कंपोनेंट्स को बोला गया गेट, जो क्या करेंगे, मैथमेटिकल लॉजिक के रूल्स फॉलो करेंगे, जिसको बोला गया लॉजिक गेट। समझ में आ रहा है, इस तरह की ये लॉजिक गेट आ गए, जिसमें हम 3 बेसिक गेट एंड 2 यूनिवर्सल गेट देखेंगे, ठीक है। एक्स और एक्स नॉर होते हैं, लेकिन वो कुछ काम के नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो बेसिकली 3 लॉजिक गेट्स होते हैं, वो है, पहला वाला है और गेट, दूसरा वाला है एंड गेट, एंड तीसरा वाला है नॉट गेट। अब एक्चुअल में इनके ऑपरेशन कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑपरेशन एकदम सिंपल है कि हमें क्या करना है, एक लाइट है यहाँ पे, एज्यूम करो ये लाइट, यहाँ इसको अपन सप्लाई दे रहे हैं, एंड सप्लाई देने के लिए ये हमने सर्किट यहाँ पे बनाया है, और सर्किट के लिए एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे हमेशा से जा रहा है, निगेटिव के लिए एक तो यहाँ से एक तो यहाँ से जाएगा। तो कंडीशन क्या है, ये स्विच ऑन करो या फिर ये स्विच ऑन करो, दोनों में से ये और ए दोनों में से कोई भी एक ऑन करेंगे तो भी हमारा लाइट क्या करेगा, चालू हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा। इस तरह से जो वर्क करता है उसको और बोला जाता है। और ये और वाला जो गेट है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, इसको 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट होते हैं, एंड ये सिंबल के बाद में आता है इसका ट्रूथ टेबल। अब ये ट्रूथ टेबल में क्या होता है कि जैसे ये 2 इनपुट से ए एंड बी, हमें इसका आउटपुट मिलता है सी पे, और का ऑपरेशन मतलब प्लस की तरह होता है, यानी कि अगर दोनों इनपुट 0 0 है तो 0 + 0 0 होता है, देन दोनों अगर 1 है तो 1 + 1 1 होता है। एक ही अकेली एडिशन है जहां पे 1 + 1 1 होता है, क्योंकि ये बाइनरी डिजिट सिस्टम है, यहाँ पे 0 एंड 1 छोड़ के कुछ नहीं होता है। देन अगर पहला 0 है दूसरा 1 है तो 0 + 1 क्या है, 1 है, पहला 1 है दूसरा 0 है तो 1 + 0 = 1 है। यानी कि और गेट का जो ट्रूथ टेबल है उसमें क्या होता है, देयर इज ए आउटपुट ओनली इफ एनी वन इनपुट और बोथ इनपुट इज हाई, या फिर देयर इज नो आउटपुट ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर लो। 0 को लो बोला जाता है, 1 को हाई बोला जाता है। यानी इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि अगर दोनों इनपुट लो है, 0 है, तभी आउटपुट 0 है, अदरवाइज सारी केस में आउटपुट क्या होता है, हाई होता है, मैक्सिमम होता है 1 होता है। ये हो गया और गेट। उसके बाद में एंड आता है, एंड के सिंबल में हम इसे डी निकालते हैं और इसको 2 इनपुट्स देते हैं। फिर इसका आएगा ट्रूथ टेबल। अब इसके ट्रूथ टेबल में क्या चेंज होता है, ए बी सी, ए एंड बी इनपुट है, सी आउटपुट है, और ये और एंड जो है वो डॉट की तरह मतलब मल्टीप्लीकेशन की तरह वर्क करता है। यानी कि दोनों अगर 0 0 है तो 0 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 0 0, एंड अगर यहाँ पे 0 × 1 लेंगे तो वो भी 0। तो ये वगैरह बना ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट, ठीक है। अब उसके बाद में आ गया नॉट, नाइस कई पंद्या तो नाइस मन्नार, मतलब जो दिया उसको ये उल्टा कर देगा, ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में होता है, ए की इनपुट ए के आउटपुट, यानी कि ए तो इसका जो आउटपुट मिलेगा सी वो ए के उल्टा होगा, मतलब मैंने 0 दिया ये 1 बना देगा, अगर इसको 1 दिया तो ये 0 बना देगा, ठीक है। ये बन गए 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। और ये लॉजिक गेट्स के जो बाजू में टेबल दिख रहे हैं उनको बोला जाता है ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल क्यों है, क्योंकि ये खरे है, ये कंपोनेंट जल जाएगा लेकिन ये ट्रूथ टेबल की वैल्यू को वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स है।
हम एक्चुअल में मैन्युफैक्चर करते ही है, और इसमें एक बार प्रोग्रामिंग सेट कर दी तो ये वर्किंग को वो कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो ये हो गया आपके बेसिक लॉजिक गेट्स। इसके बाद में आएंगे यूनिवर्सल गेट्स। उससे पहले ये बेसिक गेट्स, चलो तो ये हो गए आपके लॉजिक गेट्स जिसमें हमने बेसिक गेट्स देखे। अब बेसिक के बाद में नेक्स्ट वन आते हैं जिनको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड आएंगे कंफर्म। यूनिवर्सल मतलब एक होता है नैंड, दूसरा होता है नॉर। नैंड मतलब कोई वर्ड नहीं है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है, ये एंड का नॉट। नॉर मतलब और का नॉट। ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको, अपोजिट वर्ड्स वगैरह नहीं है, और का नॉर ऐसे नहीं है, ठीक है ना, नॉट ऑफ और ऐसी मीनिंग है उनकी। अब एंड का मतलब एंड नैंड का मतलब क्या है, एंड ऐसे था, बस उसको क्या करना है कि जो एंड होगा उसको नॉट कनेक्ट कर दो, हो गया नैंड। या फिर इसको हम सिंबॉलिकली डायरेक्टली ट्रायंगल की जगह पे एक जीरो लिख देंगे तब भी समझ में आता है इसका काम हो गया, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका नैंड। अब ये नैंड का जो ट्रूथ टेबल होता है वो इस तरह से है कि ए इनपुट है, बी इनपुट है, सी आउटपुट है। तो पहले क्या हुआ था, जब ये एंड हुआ करता था तब क्या होता था कि 0 × 1 0 होता था, अब ये 1 हो जाएगा क्योंकि नॉट उसको उल्टा कर रहा है। पहले क्या होता था 1 × 0 जो है वो 0 हुआ करता था, अब ये 1 हो जाएगा। देन 0 × 0 0 हुआ करता था, अब ये 1 हो जाएगा। देन 1 × 1 1 हुआ करता था, अब ये 0 हो जाएगा। बस इतना चेंज, यानी कि एंड के ट्रूथ टेबल का जो आउटपुट था उसका एग्जैक्ट उल्टा कर दिया, सारे 1 0 बन गए, सारे 0 1 बन गए। ये हो गया नैंड। और नॉर में क्या होगा, ये फिश ऐसे रहेगा, इसके आगे ये ट्रायंगल आएगा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कौन है, नॉर है। नॉर में भी वही होगा, देखो ए इनपुट, बी इनपुट, सी आउटपुट, 1 2 3 4। अब और में होता क्या था कि अगर ये 0 एंड 1 थे तो 1 आता था, ये 0 बनेगा। 1 एंड 0 थे तो ये एडिशन होके 1 आता था, अब ये 0 बनेगा। 1 + 1 1 आता था, ये 0 बनेगा। अब ये 0 0 0 आता था, अब ये 1 बनेगा। ये हो गया ट्रूथ टेबल फॉर और गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, इतने ही लॉजिक गेट्स इंपॉर्टेंट है। इनको छोड़ के भी है एक्स और एक्स नॉर, लेकिन जिनसे रिलेटेड कभी क्वेश्चंस देखे नहीं गए, आते नहीं है, उनमें बस एक कंडीशन होती है। एक्स और में क्या होता है कि जब बोथ इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज लो। क्या है एक्स और में, व्हेन बोथ इनपुट आर सेम आउटपुट इज लो। एंड एक्स नॉर में क्या होता है, व्हेन बोथ आउटपुट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट इज लो। इनपुट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट इज लो। बस एक ही कंडीशन वहां पे मेंटेन होती है एक्स और में एंड एक्स नॉर में, एंड उतना ही बस आपको रिमेंबर करना है, जो वर्कशीट में 1-2 क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए अगर नीट एंड जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतनी बातें छोड़ के बाकी कुछ भी प्रिपेयर मत करो। हाँ, लेकिन अगर आपको टॉपिक का नॉलेज लेना है तो बहुत नॉलेज आप ले सकते हो, बहुत स्कोप है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इतनी इंटरेस्टिंग बातें इसमें, एनसीईआरटी ले लो, रीड करो। मॉड्यूल में भी हमने सारी बातें कंबाइन कर ली है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्कशीट आएगी, जो टेस्ट होगी, जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के ऊपर होंगे। क्रॉस चेक करने के लिए मॉड्यूल के लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, थ्योरी रीड किए बिना डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने को शुरू हो जाओ। यू आर एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 80% ऑफ देम। रिमेनिंग 20% के लिए आपको पहले वर्कशीट सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर। एंड यहाँ पे सेमीकंडक्टर के कंप्लीट होने